नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात इसमें सबसे पहले देखिए वोकैबुलरी में कौन कौन से नए शब्द आप सीखेंगे। पहला शब्द है फ्रिक्शन, और इस बारे में आपको निश्चित रूप से पता ही होगा कि फ्रिक्शन शब्द है जिसका एंड TION से हो रहा है, ये एक नाउन है। और फ्रिक्शन से मतलब क्या है? फ्रिक्शन से मतलब है डिसएग्रीमेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट जो शब्द है ये होगा फ्रिक्शन का मतलब झगड़े को बोल सकते हैं, असहमति को बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है लॉगजैम। लॉगजैम भी नाउन है, इसका मतलब डेडलॉक होता है, या फिर आप इसे कहेंगे ग्रिडलॉक। कहने का मतलब गतिरोध होता है। ठीक है, गतिरोध को बोलते हैं लॉगजैम, डेडलॉक, ग्रिडलॉक। गतिरोध का मतलब समझ गए कि जब कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं हो, जो चीज़ जहां है वहीं पर रह जाए, एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति होती है, रुकावट की स्थिति होती है, इससे आगे कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती, उसे आप ग्रिडलॉक या डेडलॉक के नाम से जानते हैं। इसको इम्पास भी कह सकते हैं, स्टेलमेट भी कह सकते हैं। इम्पास, स्टेलमेट। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप इन। निश्चित रूप से फ्रेजल वर्ब है क्योंकि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन लगा हुआ है। क्या होता है ड्रॉप इन? ड्रॉप इन का मतलब होता है, आप कह सकते हो ब्रीफ विजिट। कोई कहीं पर अगर आप थोड़े समय के लिए जाएं, ब्रीफ विजिट करें, बिना किसी इनविटेशन के चले जाएं, ठीक है, उसे कहा जाएगा ड्रॉप इन। मान लो आपको जाना था कहीं और, बीच में रास्ते में कोई जगह पड़ी और आपको याद आ गया चलो यहां भी होके आते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप इन, ब्रीफ विजिट। प्रिसिप्ट है, ये नाउन है। प्रिसिप्ट का मतलब होगा प्रिंसिपल, या फिर आप इसे कहेंगे टेनेट, या फिर कहेंगे रूल। हिंदी में क्या मतलब हो गया? सिद्धांत कह सकते हो, नियम कह सकते हो, डोगमा भी होता है, डॉक्ट्राइन भी होता है। ठीक है। स्टेम फ्रॉम, बताओ देखिए क्या चीज़ है? फ्रेजल वर्ब ही है, प्रिपरेशन के बाद में वर्ब के बाद प्रिपरेशन है। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ का उद्गम कहाँ से है, कोई चीज़ का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कोई चीज़ कहाँ से आई है, कम फ्रॉम। कोई भी चीज़ कहाँ से निकल कर आई है, किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये सब क्या होता है? स्टेम फ्रॉम। या टू बी कॉज्ड बाई भी होता है। ठीक, किस कारण से हुई है? एट ओड्स, ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होती है भाई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो एट एक शब्द है, ओड्स एक शब्द है, इनका समूह हुआ तो क्या हो गया? फ्रेज हो गया। एट ओड्स का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट, इन डिसएग्रीमेंट, और या फिर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जब कोई चीज को लेकर आपका झगड़ा चले, किसी चीज को लेकर आपकी आपस में विचारधारा सेम ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? एट ओड्स। और पिक अप द थ्रेड्स, ये एक फ्रेज है। पिक अप द थ्रेड्स, इसका मतलब है क्या? इसे कहेंगे रिज्यूम आफ्टर इंटरप्शन। रिज्यूम आफ्टर इंटरप्शन मतलब रुकावट के बाद में एक बार फिर से प्रारंभ होना, रुकावट के बाद में पुनः प्रारंभ होना, उसे क्या कहा जाएगा? पिक अप द थ्रेड्स। ठीक है भाई। तो इसका तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कहूँगा मैं आपको कि इसको 2 मिनट के लिए रोक के वीडियो को पॉज करके इन सारे वर्ड्स को एक बार रिकॉल कर लो, फिर से ये सब याद हो जाएं आपके, फिर आ जाओ एडिटोरियल पर, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, टॉकिंग एंड लिसनिंग। एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो एंड है ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है। दो चीज़ें मेरे हाथ में हैं, दो चीज़ें मैं होल्ड कर रहा हूँ, दोनों को बराबर करेगा अगर बीच में एंड है तो। ठीक है। तो टॉकिंग जैसे ING फॉर्म है, तो एंड के बाद भी क्या है? ING फॉर्म। तो एंड के दोनों तरफ चीज़ें कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। टॉकिंग एंड लिसनिंग का मतलब क्या है? टॉकिंग का मतलब बातचीत, लिसनिंग का मतलब सुनना। तो टॉकिंग और लिसनिंग जो है वो दोनों की बात हम कर रहे हैं। अभी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, वो भारत में आए हैं। हालांकि जाना तो इनको कहीं और था, बस बीच में ठीक है आ गए। क्या बातचीत हुई, अब लेखक अपने अकॉर्डिंग क्या इसको मानता है, वो सब हम बात करेंगे इस एडिटोरियल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल, जिसमें सीखेंगे वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन,
ग्रामर, आपके ट्रांसलेशन और साथ में करंट अफेयर्स भी अपडेट कर पाएंगे। तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट। ब्रीफ एज इट वॉज, इट की वर्ब वॉज है। ब्रीफ संक्षिप्त, जैसा कि ये था। चाइना के विदेश मंत्री वांग यी का विजिट, कहाँ का विजिट? दिल्ली का। कब की बात है? फ्राइडे की। ये विजिट है, इसकी वर्ब है अपीयर्स। ये ऐसा लगता है, टू हैव लेफ्ट। अब ये टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है भाई। टू के साथ क्या लगता है? बेस फॉर्म। जनरली हमेशा बेस फॉर्म नहीं आता है, कुछ ऐसी फ्रेजेस भी होती हैं जिनके साथ में आईएनजी लगता है, जैसे विद अ व्यू टू है, लुकिंग फॉरवर्ड टू है, बी के साथ यूज टू है, प्रोन टू है, एवर्स टू है, एडिक्टेड टू है, एकस्टम टू है। ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ तो लगता है आईएनजी, लेकिन जनरली टू के साथ बेस फॉर्म लगती है, V0 फॉर्म लगती है, और टू के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो टू हैव जो है ना वो परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि ये विजिट ऐसा लगता है कि इसने छोड़ा है बिहाइंड मोर क्वेश्चंस, मतलब पीछे बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए हैं। किससे ज्यादा प्रश्न है? आंसर्स की तुलना में तो मोर के साथ देन डिग्री कंपैरेटिव है। ऑन इट्स पर्पज, तो इस विजिट का पर्पज क्या था? इसका आंसर तो मिले नहीं हमें, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा खड़े हो गए, ये इसका मतलब है। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है वॉज। सब्जेक्ट है विजिट, वर्ब है ये अपीयर्स। फिर इसके बाद में समझने वाली बात यह है कि विजिट जब नाउन है तो उसके साथ में प्रेपोजिशन लग जाता है टू, ठीक है। और विजिट अगर दे रखा है वर्ब तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए आगे? ये अगर आप बहुत दिनों से देख रहे हैं सेशन तो पता होगा क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विजिट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव से आप क्या समझते हैं? ट्रांजिटिव का मतलब है कि अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। इस बात से क्या लेना देना इस चीज़ का भी? जब ऑब्जेक्ट लेगी कोई भी वर्ब, इसका मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वहाँ पे, इसलिए प्रेपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, द विजिट, विजिट नाउन है क्योंकि दे लग रखा है। ये जो विजिट था ये इसकी वर्ब हो गई, वॉज अ फर्स्ट। अच्छा जी, एक बात समझो, ये फर्स्ट के पहले तो हमने दे लगा रखा, दे लगना सीखा है, दे लगाना चाहिए, ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे लगता है, ए क्यों लग गया? तो जो कई काम पहली बार हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए अ फर्स्ट लगाते हैं, याद रखना। जो काम पहली बार हुआ है उसके लिए अ फर्स्ट। तो ये जो विजिट था अपने आप में पहला विजिट था, किसके द्वारा? बाय ए सीनियर चाइनीज ऑफिशियल, एक वरिष्ठ चाइनीज अधिकारी के द्वारा। सिंस द मिलिट्री स्टैंड ऑफ अलोंग द LAC बिगेन इन अप्रैल 2020। कब से? जब से ये सैन्य स्टैंड ऑफ वही है इम्पास, स्टेलमेट, ग्रिडलॉक, डेडलॉक, वो सारे स्टैंड ऑफ है। गतिरोध को ही बोलते हैं, ग्रिडलॉक, डेडलॉक, वो सब। ठीक है, बाकी जो मैंने लिखा था पहले स्लाइड में वहां से उठा सकते हैं सारे वर्ड्स। ये कब से ऐसा हुआ है? जब से मिलिट्री स्टैंड ऑफ, कहां पर? अलोंग। अलोंग क्या होता है? किसी के सहारे, सहारे, किसी चीज के पैरेलल, ठीक है। जैसे मान लो ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको व्हाइट कलर में, ये LAC है और इसके सहारे सहारे ऐसे, ये है अलोंग। द LAC बिगेन, तो जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ अप्रैल 2020 में, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति इधर से उधर, उधर से इधर नहीं आया, लेकिन ये पहला विजिट हुआ है। तो विजिट की वर्ब वॉज है, मिलिट्री स्टैंड ऑफ की वर्ब बिगेन है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। इन अप्रैल 2020, ये मंथ की बात कर रहा है, और ये मंथ की जगह डेट लगा देता तो क्या होता? ऑन लगाते, इन नहीं लगाते। आगे आ जाओ। सिंस देन, तब से। डेस्पाइट, अब भाई ये जो चीज़ है ना, डेस्पाइट दिखते ही, अब ये मैं उन बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ, उन बच्चों को ज़्यादा तत्पर मानता हूँ चीज़ें सीखने के लिए, जो बच्चे एक शब्द देखते ही उसके इर्द गिर्द की कहानियाँ अपने आप कलेक्ट कर लेते हैं। डेस्पाइट के बारे में क्या जानते हो? डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, तुरंत याद आना चाहिए डेस्पाइट देखते ही। डेस्पाइट के साथ में ऑव नहीं लगता है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और डेस्पाइट के जगह पे अगर कुछ लगाना हो तो आप लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो कह रहे कि तब से 15 राउंड्स की बातचीत हो चुकी, बॉर्डर कमांडर टॉक्स, 15 चरणों की सीमा पर जो कमांडर स्तर की बातचीत है वो हो चुकी। 8 राउंड्स की मीटिंग्स हो चुकी, किसकी? स्पेशल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ये कोई कमेटी है।
ये कोई मतलब कह सकते हो कि ग्रुप बना रखा है, इनकी मीटिंग हो चुकी। इसके बावजूद फ्रिक्शन एरियाज, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये वर्ड तो बहुत बार आ चुका आज, कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट, झगड़ा, असहमति। तो कह रहा है कि इन सब के बावजूद भी जो झगड़े वाले क्षेत्र हैं, झगड़े वाले एरियाज हैं, वो अभी भी हैं, रिमेन करते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? पेट्रोल पॉइंट 15, इसमें ये शामिल है। ये दो जगह के नाम बता रखे हैं, है ना, डेमचौक और डेप्सैंग, वेयर ट्रुप्स हैव बीन अमास्ड ऑन बोथ साइड्स। जहां वेयर किसके लिए आ रहा है? इन दोनों जगह के लिए। इन दोनों जगह पे क्या है? ट्रुप्स, सेना, सेना को बोलेंगे आर्मी फोर्सेस को बोलेंगे, इनको अमास किया गया। अमास क्या होता है? कलेक्ट या गैदर, इनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। किया गया मैंने क्यों पढ़ा? क्योंकि पैसिव है। कैसे पता लगा? बीन के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। फिर समझ लो भाई, तब से, कब से? आंसर देखो यहां से, अप्रैल 2020 से, तब से 15 चरण की तो बॉर्डर कमांडर टॉक्स हो चुकी, 8 राउंड्स की मीटिंग्स हो चुकी इस WMCC की, इसी का फुल फॉर्म दे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सब के बावजूद भी फ्रिक्शन एरियाज अभी भी हैं, अभी भी झगड़ा होता है इनका, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, अभी विरोधाभास है, ठीक है। जिसमें शामिल है कहाँ कहाँ पे विरोधाभास है? पेट्रोल पॉइंट 15, डेमचौक, डेप्सैंग। अब इन जगहों के लिए वेयर आ गया जहाँ पे सेना को दोनों साइड्स पर अमास किया गया है, इकट्ठा किया गया है, ठीक। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर कब लगाते हैं? जब आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट देना हो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, जिस स्टेटमेंट में आप पहले वाले स्टेटमेंट की बजाय कुछ अलग बात करते हो, तो उसके लिए हाउएवर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। ये कब समझ में आएगा आपको? जब आप खुद से राइटिंग करोगे, खुद से कुछ चीज़ लिखोगे। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि कैसे हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। तो जब आप खुद ही पूछ रहे हो कि राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी, तो राइटिंग स्किल तो राइटिंग से इंप्रूव होगी। किसी की सिंगिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो सकती है? सिंगिंग करके ही इंप्रूव हो सकती है, गाने का रियाज करके ही इंप्रूव हो सकती है। किसी का डांस कैसे इंप्रूव हो सकता है? डांस करके, प्रैक्टिस करके ही हो सकता है। तो राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए राइटिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और वो जो आपने लिखा है, क्या लिखोगे? ये भी एक प्रश्न, ये भी एक इंटरोगेशन मार्क, आपका इंटरोगेटिव मार्क आपके सामने। क्या लिखोगे? तो लिखना वो है जो आप इस एडिटोरियल में सीख रहे हो। आज जो कुछ भी सीखो आप, जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाए तो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, और जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी आपने सुना है, जितना भी आप ऑब्जर्व कर पाए, जितना भी आप समझ पाए, उन सबको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। लिखने मात्र से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको इसके बाद में वो नोटबुक, वो पेज, वो पैराग्राफ, जो कुछ भी लिखा है, उसको चेक करवाना है किसी ऐसे व्यक्ति से जो इंग्लिश की थोड़ी जानकारी रखता है, ठीक है। अब वो चेक करेगा, बताएगा कि भाई आपने ये ग्रामर के चीज़ें हैं ना, वो गलत कर दी, ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं यूज़ किया है। ऐसे स्ट्रक्चर वाइज वो चेक करके बता दे आप थोड़ा बहुत कि हाँ ये गलतियाँ हैं, और आप उस गलती को सुधार कर नेक्स्ट टाइम पे फिर से लिखो। ये एक तरीका है आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करने का। मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, यूज़ करना शुरू करो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक लड़के का कमेंट आता है, अनीश, मैंने इसका लड़के का नाम पहले भी मेंशन किया था, उसका कमेंट देखा करो जाके। वो लिखता है, इस बात को छोड़ देते हैं पूरा सही लिखता है क्या, लेकिन लिखता है, रेगुलर लिखता है, और काफ़ी समय से लिख रहा है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आया है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुआ करती थी, आजकल इतनी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करता है। तो वो चीज़ें आप भी करना शुरू करें। आओ सब स्टार्ट करते हैं आगे। हाउएवर, हालांकि, इट अपीयर्ड, इट की वर्ब अपीयर्ड है, ऐसा लगा, दैट कंजंक्शन है कि ड्यूरिंग हिज मीटिंग्स, कि उनकी मीटिंग्स के दौरान, सेपरेटली विद NSA। अब ये हिज कौन है? ये चाइना का विदेश मंत्री है। तो उनकी मीटिंग्स के दौरान सेपरेटली, अलग अलग मीटिंग करी। ये पहले तो मिल गए NSA अजीत डोवाल से, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल। फॉलोड मतलब इसके बाद किससे मिले? विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर से। अब इन मीटिंग्स के दौरान मिस्टर वांग प्रपोज्ड, इन्होंने प्रस्ताव रखा, नो न्यू मैकेनिज्म और फॉर्मुलेशन, मतलब कोई प्रस्ताव किसी नए सिस्टम का, मैकेनिज्म क्या होता है? सिस्टम, किसी नए सिस्टम का प्रस्ताव नहीं रखा। या फॉर्मुलेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने का प्रोसेस, ठीक है, कुछ भी निरूपण, कुछ भी आपने एक नया आकार दिया है, उसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं।
टू ब्रेक द लॉकजैम, लॉकजैम क्या होता है, वही बताया मैंने आपको, रुकावट, बाधा, है ना, गतिरोध। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई इन्होंने सिस्टम की बात नहीं करी कि कैसे करेंगे, ये बात नहीं करी। इन दो टॉक्स, उन बातचीत में, किन बातचीत में, ये दोनों व्यक्तियों से बातचीत हुई इसमें। एज हैड बीन द केस अर्लियर, जैसा कि पहले भी केस था, इस केस के लिए हैड बीन लग रहा है। ऐसा कैसे हुआ, पहले कैसे चला गया, भी वर्ब तो बाद में लगती है, पहले कैसे चला गया, पहले इसलिए चला गया क्योंकि एज दे रखा है, तो एज से स्टार्ट हो तो फिर आप इन्वर्जन लगाते हैं। इस प्रोसेस को, इस घटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वर्जन। किसे कहा मैंने इन्वर्जन, कि क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो, इसे कहा जाता है इन्वर्जन। ठीक है, तो ये हो गया, आगे हो। इंस्टीड, इसकी बजाय। अब हमारी आंखें सर्च करती है इंस्टीड के साथ में ओ, वो भी तब सर्च करती हैं जब आप बहुत दिनों से इन चीज़ों के टच में हो, आप ग्रामर पढ़ते हो और आप भरसक प्रयास करते हो रटने के, तभी ये चीज़ें दिखती हैं आपको। आपको लगता है इंस्टीड, चिपका दो फटाफट से ओ, ऐसा नहीं होता। प्रेपोजिशन याद रखें, केवल तभी लगाना होता है जब उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट होता है। एक प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेगा। क्या इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, कॉमा लग रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑब नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी बजाय द चाइनीज साइड, चाइना के जो साइड है ना, उसने केवल रिपीट किया दैट इंडिया मस्ट पुट द डिफरेंसेज ऑन द बॉर्डर इशू, कि भारत को क्या करना चाहिए, पुट द डिफरेंसेज ऑन द बॉर्डर इशू। ये डिफरेंसेस क्या होता है, मतभेद, कि भारत को जरूर से मैंने कैसे बताया, मस्ट आ गया। मस्ट क्या काम करता है, मस्ट एक मॉडल है। अगर आपसे कोई कहे ना जरूर से जरूर ऐसा करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, जोड़ देता हो, तो मस्ट का प्रयोग करें। तो भारत को जरूर से, जो डिफरेंसेस है बॉर्डर इश्यू पर, जो सीमा विवाद है उस पर जो भी मतभेद भारत रखता है, उनको रखना चाहिए इन द प्रॉपर प्लेस, बिल्कुल उचित स्थान पर, इन बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंधों में। बायलैटरल क्या होता है, द्विपक्षीय। एक बात बहुत काम की है, बाई का मतलब दो होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है। ठीक है, अगर मैं इसको यूनिलैटरल कर दूं, यूनि का मतलब एक होता है, लेटरल का मतलब साइड, तो ये एक पक्षीय हो जाएगा। और मैं इसको कर दूं मल्टीलैटरल, तो मल्टी का मतलब बहुत सारे, लेटरल का साइड, ये बहुपक्षीय हो जाएगा। अगर मैं TRI ट्राई लगा दूं फिर लेटरल कर दूं, इसका मतलब त्रिपक्षीय, तीन साइड का हो जाएगा। ठीक है, एंड रिवाइव बायलैटरल टॉक्स ऑन इश्यूज। और क्या करना चाहिए, ये मस्ट से ही तो पुट जोड़ रखा है, और ये मस्ट से ही जोड़ रखा है, एंड आ गया ना, तो मस्ट को रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मस्ट से ही काम चला रहे हो, तो रिवाइव भी मस्ट को देखकर ही है। रिवाइव क्या होता है कि आप किसी चीज़ को फिर से ब्रिंग बैक, वापस से लेकर आते हो, आप फिर से सक्रिय बनाते हो। रिससिटेट एक वर्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है रिवाइव का मतलब। और क्या करना चाहिए, और रिवाइव करना चाहिए बायलैटरल टॉक्स को, मतलब द्विपक्षीय बातचीत को शुरू कर देनी चाहिए ऑन ऑल इश्यूज, सभी मुद्दों पर। ये चाइना की साइड ने कहा। काम की बात, चाइनीज साइड की वर्ब रिपीटेड है, इंडिया की वर्ब मस्ट पुट है, और साथ में रिवाइव है। ठीक है, बायलैटरल का द्विपक्षीय होता है। बाकी कुछ खास था नहीं, इंस्टेड में ऑफ क्यों नहीं लगाया, हमने बात कर ली इस बारे में। आ गया वो कह रहा है द सजेशन वॉज पार्ट ऑफ ए 3 स्टेप फॉर्मूला। ये जो सजेशन था, कौन सा सजेशन, ये चाइना के साइड ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करो, तो ये जो सजेशन था ना, ये हिस्सा था किसका, 3 स्टेप फॉर्मूला का, एक 3 कदम वाला फॉर्मूला, एक 3 स्टेप का फॉर्मूला। अब आपको एक प्रश्न यहाँ पे अपने आप से पूछना है कि 3 के बाद में स्टेप्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्टेप तो एक ही है, तभी स्टेप आएगा। एक से अधिक होते तो स्टेप्स आना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 3 तो नंबर है, स्टेप नाउन है, फॉर्मूला नाउन है। फॉर्मूला नाउन है और स्टेप भी नाउन है, तो ये जो पहले नाउन आता है ना, जैसे ये स्टेप नाउन आ गया, तो ये नाउन मॉडिफायर कहलाता है। ये क्या भला होती है, नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, नाउन मॉडिफायर नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है, नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह होता है। और आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का प्लूरल हम बनाते नहीं हैं, नहीं बनाएंगे तो यहाँ नहीं बनेगा, राइट। तो कह रहा है कि सजेशन जो है वो इस कारण से था कि 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया था अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, एक चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो चाइना का विदेश मंत्रालय है, उसके स्टेटमेंट के अनुसार, दैट इंक्लूडेड, और उस स्टेटमेंट में जो 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया उसमें ये शामिल था। क्या शामिल था, टेकिंग अ लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल व्यू ऑफ इंडिया चाइना टाइज। टेकिंग, ले, ये जेरेंड है वैसे, है ना, क्या क्या करना है, लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबे अवधि का, सिविलाइजेशनल व्यू, व्यू मतलब दृष्टिकोण होता है, आपका ओपिनियन होता है, आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, पर्सपेक्टिव होता है।
सिविलाइजेशन होता है डेवलपमेंटल, प्रोग्रेसिव, ठीक है, विकासात्मक, कि विकासात्मक नजरिया रखें भारत चाइना के जो संबंध है उसको देखकर। सीइंग ईच अदर्स डेवलपमेंट, कैसे? सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे रखें? ऐसा करते हुए रखें। तो जब दो काम साथ में होते हो, इस जो दो काम साथ में होते हैं ना, इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है, क्या? इसका मतलब सिमल्टेनियस। क्या वर्ड होता है? सिमल्टेनियस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, सिमल्टेनियस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसमें एक दूसरे का जो डेवलपमेंट है, ईच अदर्स डेवलपमेंट्स। अब एक तो इसमें प्रॉब्लम है, ये गलत दे दिया इसने, ईच अदर करोगे तो अदर्स नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये एस हटके यहाँ अपोस्ट्रोफी और यहाँ ऐसा आना चाहिए, गलत कर दिया इसने ना। ईच अदर ही होता है, ईच अदर्स नहीं होता, क्योंकि ईच के बाद तो नाउन सिंगुलर आती है। और अदर्स ऐसे कर दो कि एक दूसरे का जो डेवलपमेंट है उसको ऐसे ले, विन विन। विन विन क्या होता है? एक सिचुएशन होती है जिसमें दोनों पार्टी का फायदा हो। मान लो दो पार्टी इन्वॉल्व है किसी भी मुद्दे में, उन दोनों का ही फायदा हो, किसी का भी नुकसान नहीं हो, उसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। एंड कोऑपरेटिंग एट द मल्टीलेटरल स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है, कोऑपरेट करने का मतलब सहयोग करना होता है। और क्या कहा कि भी कोऑपरेट किया जाए जो बहुपक्षीय, अभी समझाया मैंने मल्टीलेटरल क्या होता है, स्फीयर क्षेत्रों में बहुपक्षीय क्षेत्र जो है वहां पे एक दूसरे का सहयोग हो। फिर समझ लो, सजेशन सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो पहले वाले के लिए आ रहा है, इंक्लूडेड इसकी वर्ब है, ठीक है। ईच अदर इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना की बात है, दो की बात करोगे तो ईच अदर आएगा, और दो से अधिक लगा दोगे तो वन अनदर आएगा। ये चीज़ कहाँ पढ़ते हो आप? ये प्रोनाउन में, जब रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक हिस्सा है, प्रोनाउन का पार्ट है, उसमें पढ़ोगे ना तो वहाँ समझ में आएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर। द लास्ट पॉइंट वॉज, अब अंतिम पॉइंट क्या था? दो पॉइंट तो हो गए, 3 स्टेप फॉर्मूला है, ये चीज़ें बताई हैं। तो एक तो बता दिया इसने, लॉन्ग टर्म का सिविलाइजेशनल व्यू रखना है। दूसरा, एक दूसरे के डेवलपमेंट को विन विन और कोऑपरेटिंग ये मानना है। तीसरा, अंतिम पॉइंट क्या था? ये था, वॉज इसकी वर्ब है। रेफरेंस टू चाइनाज टर्न, रेफरेंस का टू लगेगा। रेफरेंस टू क्या होता है? संकेत देना, हिंट करना, सजेशन देना, कहने का मतलब इशारा करना कह सकते हो, मेंशन करना, जिक्र करना कह सकते हो। अंतिम जो पॉइंट था वो जो रेफरेंस टू चाइनाज टर्न, वो था इस तरफ रेफरेंस। किस तरफ रेफरेंस? चाइना का जो टर्न है, टर्न क्या मतलब? अपनी बारी, चाइना की बारी है इस बार। किसकी? होस्ट द BRICS, ये ब्रिक्स होता है, समिट, शिखर वार्ता, ये एक प्रकार से मीटिंग मान लो। लेटर, टाइम में बाद के लिए आता है, दिस ईयर, इस साल में। तो इस साल में आगे चलकर ब्रिक्स जो मीटिंग होगी ना, अब की बार मेजबानी कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो अंतिम पॉइंट ये था, विच मिस्टर वांग होप्ड। अब इसके बारे में, ये जो मीटिंग होगी इसके बारे में, जो ये विदेश मंत्री है चाइना का, इसने क्या किया? इसने आशा लगा रखी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अटेंड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं है, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैंने बहुत बार बताया है, कोई नया बच्चा चैनल पर हो तो बता दूँ कि जब भी प्राइम मिनिस्टर से के साथ में वो नाम जोड़ रखा हो जो उस पर इनकम्बेंट है, जो उस पोस्ट को अज्यूम कर रहा है, तो उसका नाम नहीं, उसमें दे नहीं आएगा। ये नाम नहीं होता तो फिर यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है। वुड अटेंड, अब होप है, इसका मतलब इमेजिनेशन है। आप आशा लगा के बैठे हो, मतलब भविष्य में ऐसा होगा, ऐसी कल्पना करके बैठे हो, और कल्पना के लिए आपको वुड लगाना पड़ता है। तो इसके बारे में मिस्टर वांग ने आशा रख रखी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। एंड इंडियाज टर्न, और फिर दूसरी बात भारत की बारी है। किस चीज़ की? कि SC और G20 समिट जो है भारत में होगी, भारत में मेजबानी करेगा अगले साल। और यहाँ जहाँ कहाँ पे, वेयर, ये जो समिट से इनकी बात कर रहा है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वुड बी अमंग द इन्वाइटीज। और इन मीटिंग्स में चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो इन्वाइटीज में होंगे, मतलब जिन जिनको आमंत्रित किया जाएगा उनमें इस व्यक्ति का नाम भी होगा। तो इन सब के कारण ये शायद यहाँ पे आ गए हों, ऐसा है। हावेवर, हालांकि, यही बताया मैंने हावेवर क्या होता है। नीदर मिस्टर वांग नोर हिज होस्ट, नीदर के साथ में क्या लगाते हैं भाई? नोर। और सब्जेक्ट किसको मानते हैं? नोर के बाद वाले को, तो इसलिए मैंने हिज होस्ट को ही येलो पार्ट में दिखाया है, वरना तो मिस्टर वांग भी सब्जेक्ट ही है। अब ये क्या है? ये पूरी तरीके से रूल्स पे बेस्ड है। वैसे तो होता ये है कि नीदर के बाद वाला भी शब्द जो है सब्जेक्ट है, और नोर के बाद वाला सब्जेक्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, यहाँ पे रूल काम करता है। आपको याद ये रखना है कि इधर और, नीदर, नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है। तो और के बाद, नोर के बाद या बट ऑल्सो के बाद जो कुछ भी आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। तो हालांकि ना तो मिस्टर वांग और ना ही
उनके जो मेज़बान हैं। इन द गवर्नमेंट में आंसर्ड, उन्होंने आंसर किया वाई। मेज़बान कौन हुए? भारत सरकार हो गई, है ना। तो ना तो मिस्टर वांग ने यहाँ पे आंसर दिया और ना ही उनके जो मेज़बानी कर रहे थे गवर्नमेंट में उन्होंने आंसर दिया। इफ़ हिज मैसेज डिड नॉट डिफर फ्रॉम द पास्ट, अब ये थोड़ा सा बीच में बता दिया कि यदि उनका जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, अगर ये पीछे जो मैसेज दिए गए थे उनसे अलग नहीं है, डिफर के साथ में फ्रॉम लगेगा, ठीक है। पास्ट में भी इन्होंने ऐसी ही बात की थी, अभी भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। तो अगर इनका मैसेज कुछ अलग नहीं है तो ही वॉज रिसीव्ड इन दिल्ली एट ऑल, तो यहाँ जोड़ो कि क्यों इनको रिसीव किया गया दिल्ली में। एट ऑल मतलब आखिरकार किया ही क्यों गया, ये जोड़ डालने के लिए एट ऑल लगा दिया लास्ट में कि भाई तुमने इसको रिसीव ही क्यों किया, बताया नहीं। ना तो वांग ने बताया कि भाई क्यों आए आप, और ना ही यहाँ गवर्नमेंट में जो अधिकारी इनको रिसीव कर, जैसे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो अजीत डोभाल से इनकी बातचीत हुई तो इनको रिसीव किया ही क्यों इनको मतलब दिल्ली बुलाया गया या फिर ये दिल्ली आए, ये बताया नहीं इन्होंने। दैट ही वॉज मेयरली इन द रीजन, अब देखो ही वांग के लिए है, ये वॉज मेयरली ओनली, मतलब ओनली को बोलते हैं, केवल को बोलते हैं, इस क्षेत्र में थे, मतलब इस एरिया में कैसे आए ये, तो कहानी है। विजिटिंग पाकिस्तान फॉर एन OIC कॉन्फ्रेंस, एक तो पाकिस्तान का विजिट करने के लिए, किस लिए, OIC कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे। अफगानिस्तान का विजिट करने के लिए, किस लिए, टू मीट विद द तालिबान से मिलने के लिए। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है। अनदर कॉन्फ्रेंस इन बीजिंग है चाइना की राजधानी, तो बीजिंग में एक और कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले अफगानिस्तान इनको जाना था कि ताकि तालिबान से बातचीत हो सके, और पाकिस्तान विजिट करना था कि OIC कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सके। एंड नेपाल, फिर नेपाल जाना था, किस लिए, फर्दर बायलैटरल कॉपरेशन, फर्दर का मतलब आगे, बायलैटरल द्विपक्षीय कॉपरेशन, सहयोग, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो भी संरचनात्मक आधारभूत ढांचे संबंधी कुछ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जहां नाम आ गया ना वहाँ बिल्डिंग मान लो आप, है ना, वहाँ पे ऐसा मान लो कि कोई निर्माण का काम होगा, तो इन प्रोजेक्ट्स पे बातचीत करने नेपाल जाना था, पाकिस्तान जाना, अफगानिस्तान जाना, नेपाल जाना, भारत का तो नाम ही नहीं था। और इन्होंने डिसाइड किया ड्रॉप इन मतलब ब्रीफ विजिट, भारत का भी कर लेते हैं, अचानक से आ गए, बिना कोई इन्विटेशन के आ गए, बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गए। तो ये जो था डज नॉट सीम, ये पूरी कहानी जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए दैट लगा रखा है, और दैट की वर्ब जो है वो डज नॉट सीम है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सीम यहाँ मेन वर्ब है। और ये जो पूरी कहानी है ये ऐसा लगता नहीं है कि सफिस है, सफिस मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, सफिस मतलब सफिशिएंट, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक रीजन के रूप में सफिशिएंट कहानी है, जो भी कारण आपने बताया है वो सफिशिएंट कारण है। व्हेन बायलैटरल टाइज रिमेन एट ए स्टैंड स्टिल, ये कब बता रहा है भाई, जब द्विपक्षीय जो संबंध आपके हैं वो तो स्टैंड स्टिल पर हैं, वो तो मतलब डेडलॉक में है, वो तो गतिरोध आ रखा है, कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही है उसके अंदर, तो फिर आप ये सब बता रहे हो कारण, तो क्यों मतलब आपने विजिट किया, क्यों ब्रीफ विजिट के लिए आए, ये समझ में नहीं आ रहा। नोर डज इट एक्सप्लेन, अच्छा नोर से स्टार्ट करोगे सेंटेंस को तब भी आपको इन्वर्जन लगाना पड़ता है। इन्वर्जन समझाया मैंने आपको कि क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले, तो ना ही ये एक्सप्लेन करता है, ये जो पूरी कहानी है, ना ही ये समझाती है कि क्यों मोदी सरकार जो है, विच हैज कंसिस्टेंटली सेड, जिसने, विच यहाँ पे मोदी सरकार के लिए है, कंसिस्टेंटली लगातार, सेड जिसने कि लगातार कहा है कि इट वुड ओनली होल्ड बायलैटरल टॉक्स, कि ये इट आ रहा है सरकार के लिए प्रोनाउन, वुड ओनली होल्ड की ये द्विपक्षीय बातचीत तभी करेगी अबाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, किस बारे में, रिजॉल्विंग हल करने के बारे में, बॉर्डर स्टैंड सीमा पर जो गतिरोध है उसको, डिपार्टेड फ्रॉम। अब देखो क्यों मोदी सरकार जो है डिपार्ट हो गई, डिपार्ट का मतलब होता है कि आप इससे अलग कैसे हट गए, इस बात से, डिपार्ट में फ्रॉम लगता है। दिस प्रिसिप्ट का सिद्धांत या नियम होता है, टू डिस्कस बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, डिस्कस करने के लिए द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। डिस्कस के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, डिस्कस भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट ही है, डिस्कस के बाद में इश्यूज है, ये ऑब्जेक्ट है, बायलैटरल इंटरनेशनल है, ये एडजेक्टिव है। फिर समझ लो, ना ही ये एक्सप्लेन करता है कि मोदी सरकार क्यों, अब मोदी सरकार सीधा जोड़ दो यहाँ से, क्यों मोदी सरकार डिपार्ट हो गई इस सिद्धांत से, क्या सिद्धांत, टू डिस्कस बायलैटरल इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब द्विपक्षीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को डिस्कस करने के लिए इस सिद्धांत से डिपार्ट कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आया। अब बीच में दे रखा है कि मोदी सरकार जिसने लगातार एक बात कही कि ये केवल और केवल द्विपक्षीय बातचीत करेगी, किस बारे में करेगी, बॉर्डर के स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करने के लिए। रिजॉल्व का मतलब हल करना होता है, स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध होता है, बताया था। नीदर साइड अनाउंस्ड, दोनों में से कोई भी साइड ने अनाउंस नहीं किया, नीदर यहाँ पे प्रोनाउन,
भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे देखो साइड नाउन दे रखा है, और इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव बोलेंगे? थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये। अगर इसके बाद नाउन नहीं होता तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता। ठीक है, तो दोनों में से एक भी साइड, मतलब ना भारत ना चाइना, अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया वांग्स अराइवल के बारे में कि वांग जो आने वाले हैं, इनमें से किसी ने नहीं बताया। अनटिल कब तक? द फर्स्ट मीटिंग्स ऑन फ्राइडे, ये पहली मीटिंग हो गई अचानक से, तब पता पड़ा इनको तो कि हाँ भाई आ गए हैं, वरना पता है नहीं इन्होंने। अनटिल का मतलब होता है इस समय तक, मतलब नेगेटिव वर्ड है वैसे, नोट नहीं आता है इसमें, टाइम बताने के लिए आता है। इंडिकेटिंग, ये बताते हुए, ये इंडिकेट करते हुए, दैट की देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन का मतलब पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ है। ठीक है, समथिंग मोर के लिए इज आ रहा है, देयर से स्टार्ट है क्योंकि यहाँ कंजंक्शन आ गया, नया क्लोज स्टार्ट हो गया, तो इस उपवाक्य का स्टार्ट देयर से है, तो इन्वर्जन है समथिंग के देख देख कर इज है कि कुछ और भी है पर्दे के पीछे, कहानी कुछ और ही बता नहीं रहे। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है। इट की वर्ब इज है। दैट की हिज आउटरीच, आउटरीच क्या होता है कि आप जब किसी का सहायता करने या सहायता लेने के लिए आ जाते हो, आगे आते हो, या तो आप सहायता करने जा रहे हो किसी की या सहायता मांगने के लिए जा रहे हो, उसको आउटरीच बोलते हैं। तो कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि जो आउटरीच है, ये जो वांगी यहाँ पे भारत में आए हैं, स्टेम फ्रॉम का मतलब हो गया इस चीज़ का, ये इस कारण घटित हुई है, ओरिजिनेट फ्रॉम, या फिर मैंने बताया था कि भाई ये इस कारण से, बी कोज्ड बाई, ये सब मतलब होते हैं इसके, कि जो उनकी आउटरीच है, ये जो आए हैं, ये कब क्यों हुआ? अ डिज़ायर, ये इच्छा है शायद इनकी, टू कंपेयर नोट्स ऑन यूक्रेन। नोट्स का मतलब यहाँ पे सुर ताल जो है भारत और चाइना के, उनका तुलना करने के लिए कि भारत क्या सोचता है, चाइना क्या सोचता है यूक्रेन को लेकर, शायद इसलिए भी ये आ गए। वेयर, जहाँ, वेयर मतलब इस स्थिति के लिए आ रहा है। ये जो स्थिति है, इंडिया एंड चाइना फाइंड देमसेल्स, इनमें भारत और चाइना अपने आप को पाते हैं, ये फाइंड वर्ब है। देमसेल्स यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, भारत और चाइना के लिए है। एट ओड्स का मतलब विरोधाभास में, इन डिसएग्रीमेंट, इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्टर्न सैंक्शंस रेजिम। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध, रेजिम का मतलब सिस्टम। सैंक्शंस का मतलब मोराटोरियम या बैन होता है, मोराटोरियम या बैन, और रेजिम है, इसको लिख लो सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये भी संभव है कि जो आउटरीच है, जो ये मतलब कह रहे हैं कि भी ये इस तरीके से आए हैं, ये इस कारण से भी है कि इनकी इच्छा ये है कि यूक्रेन पर दोनों कंट्रीज के नोट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, जहां पर भारत और चाइना का स्टैंड जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। किस चीज़ को लेकर? पश्चिमी देशों पर प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उसको लेकर। दैट थ्रेटन्स, अब ये जो सिस्टम है उसके लिए दैट आ गया। ये थ्रेटन मतलब डराता है, धमकाता है, खतरा पैदा करता है। किस चीज़ का? रशिया को आइसोलेट करने का, रशिया को अलग थलग करने का। एंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब बांटना, डिवाइड करना, है ना। ग्लोबल ट्रांजैक्शंस इनटू ए डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर, और जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर या फिर नॉन डॉलर में होते हैं, दो ही कैटेगरी है, डॉलर में करो या कोई और मुद्रा में करो। वैश्विक ट्रांजैक्शन, भारत में ट्रांजैक्शन तो रुपए में हो जाएगा, लेकिन पूरे विश्व में अगर बात करें तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे होता है। तो इसको ऐसे बांटने की एक थ्रेटनिंग है, मतलब एक प्रकार से खतरा पैदा कर रहा है कि ऐसे वर्ल्ड बंट सकता है। जो सैंक्शंस को स्वीकार करेगा, जो रशिया प्रतिबंध लगाएगा, वो डॉलर वाली में जाएगा, जो नहीं लगाएगा नॉन डॉलर कंट्रीज की तरफ जाएगा, ऐसे। While also finding themselves not entirely comfortable with Mr. Putin's actions. While also finding, ये भी पाते हुए, while के साथ में verb ing फॉर्म में आती है, ये भी पाते हुए themselves, मतलब अपने आप को, भारत और चाइना दोनों की बात ही कर रहा है कि ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल भी नहीं है पुतिन के एक्शन से, कि पुतिन जो हमला लगातार जारी है, 32-33 दिन हो चुके हैं यूक्रेन पर हमले के, तो इनसे दोनों ये भी नहीं है कि पुतिन सही ही कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंफर्टेबल भी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ मान लो, डेस्पाइट मान लो, है ना, इस चीज के बावजूद। तो रिगार्डलेस ऑफ एनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन अदर इश्यूज, अदर इश्यूज अन्य मुद्दे, अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है, अगर ये जेनरिक हो, अगर सामान्य बात हो। द अदर होता, स्पेसिफिक होता तो फिर सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसी नाउन आपको चाहिए। तो कह रहा है कि इस बात से, इसके बावजूद कि कोई भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कोई भी सामान्य जो समझ है अन्य मुद्दों पर, हाउ एवर, मतलब कोई सामान्य समझ भी नहीं बनी, दोनों देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो अन्य मुद्दों पर आपस में कोई सहमत भी नहीं हो पाए, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सबके दोनों के विचार सेम नहीं है।
हाउएवर इट इज क्लियर, फिर भी ये स्पष्ट है, इट की वर्ब इज है, क्लियर एडजेक्टिव है, दैट कंजंक्शन है कि न्यू दिल्ली एंड बीजिंग कैन नॉट सिंपली पिक अप द थ्रेड्स। पिक अप द थ्रेड्स का मतलब है जो चीज़ें रुकी हुई है उसको फिर से स्टार्ट करना, कि भारत और बीजिंग जो है वो सीधा सीधा सिंपल तरीके से तो स्टार्ट नहीं कर सकते अपने बातचीत को। कब तक? जब तक कि, एंटिल है वो एक नेगेटिव वर्ड है, टाइम के लिए आता है, बताया था। जब तक कि देयर इज फुल अंडरस्टैंडिंग, जब तक कि पूर्ण एक समझ नहीं है, किसकी? इवेंट सिंस अप्रैल 2020, कि जो घटनाएं अप्रैल 2020 से लेकर आज तक कंटिन्यू हैं उस इवेंट को पूरी तरीके से समझने के बगैर तो ये बातचीत करेंगे नहीं। एंड डीमोबिलाइजेशन बाय द पीएलए, पीएलए वहाँ की आर्मी है चाइना की, और चाइना की आर्मी के द्वारा डीमोबिलाइजेशन नहीं हो तब तक नहीं करेंगे। डीमोबिलाइजेशन क्या होता है? ये होता है कि भाई मोबिलाइजेशन मतलब सेना एकजुट हो, सेना मतलब वहाँ पे इकट्ठी हो गई और सेना वहाँ से हट जाए, रिट्रीट हो जाए तो डीमोबिलाइजेशन होता है। फॉलोड बाय द डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रुप्स, इसके बाद क्या होना चाहिए भाई? ये जो इकट्ठी हुई है वो कम करो सेना। फिर डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? जो किसी काम में जुटा हुआ है वो एंगेजमेंट है, डिस लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि भाई वहाँ से हटा दो सेना को पूरी तरीके से, ये भी होना चाहिए। इज कंप्लीटेड, तो जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो तब तक तो बातचीत होगी नहीं, ठीक है। तो फुल अंडरस्टैंडिंग की वर्ब इज है और डीमोबिलाइजेशन जो है इसकी वर्ब इज है, ठीक है। तो ये था आज के इस सेशन में, बहुत आसान और वैसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखी। मुलाकात करेंगे V05 में जल्द ही, जो वोकैब का सेशन है, नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। पिछले सेशंस को ज़रूर से देखें, रिवाइज कर लें अच्छे से, ताकि नेक्स्ट जो सेशन हो उसमें आए तो आपको पिछले सारे वर्ड्स याद हों। एक अच्छा कॉन्फिडेंस इससे मिलता है, पीछे के वर्ड्स याद नहीं करोगे, अचानक से कोई सेशन देखोगे, पीछे का स्किप करके आओगे, वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो फिर क्लास लेने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। Thank you very much for watching till the end. See you tomorrow at 5 sharp.